नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब की पेटियां। वायुदाब हमने पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिया। आज का जो चैप्टर है वायुदाब की पेटियां, ये मैंने 6th, 7th और 11th की NCERT की बुकों से तैयार किया है, जिसमें से मैंने वो सब मैटर ले लिया जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष तैयार रीट जो सामने आ रही है जस्ट, पटवार ग्राम सेवक में ये चैप्टर है आपके सिलेबस में, और भी अन्य जहां भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठोगे वहां अगर ज्योग्राफी है तो इन चीज़ों का तो आपको नॉलेज, सामान्य नॉलेज चाहिए ही चाहिए। और मेरी कोशिश यह है कि यहाँ से पढ़ने के बाद इन जो चीज़ों का जो सामान्य ज्ञान है या यह चैप्टर्स आपकी अगर सिलेबस में हैं तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए आप मेरे साथ ध्यान से पढ़िए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो मुझे पूछिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व के वायुदाब कटिबंध के बारे में। वायुदाब आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि वायुदाब क्या है। सामान्य अर्थ में हम बात करें तो वायु का जो दाब है पृथ्वी पर, वायुमंडल का जो कंप्लीट जो वायु का दाब है वो ही एक वायुदाब है। और इसके अब कटिबंध कौन से हैं, कटिबंध कौन से हैं, वो चीज इसमें पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए, वायुदाब की खोज जो की है जिन्होंने, वो हैं ग्यूरिक महोदय। कब की थी? 1651 में। 1651 ईस्वी में खोज हुई है वायुदाब की। किसके द्वारा? ग्यूरिक महोदय के द्वारा। ग्यूरिक याद रखेंगे। आगे आओ। वायुमंडलीय दाब को मानचित्र पर, वायुमंडलीय दाब को मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। ये सामान्य जानकारी बता रही हूं मैं आपको वायुदाब की, कि वायुमंडलीय दाब को अगर मानचित्र पर बात करें तो समदाब रेखाओं द्वारा। छोटी से छोटी बात है कि समदाब रेखा क्या है, तो इसके लिए मैंने समझाया है कि वायुमंडलीय दाब को मानचित्र पर दर्शाने के लिए जिन रेखाओं को काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं समदाब रेखाएं। समदाब रेखा क्या है? समुद्र तल पर बात करें हम समुद्र के तल की, तो समुद्र तल पर समान स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है वो है समदाब रेखा। समुद्र तल पर समान दाब वाले, समान स्थानों नहीं, समान दाब वाले स्थानों को, समान दाब वाले वायुदाब, दाब कौन सा? समान वायु दाब वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा है वो कौन है? समदाब रेखा। ठीक है। आगे, वायुदाब प्रवणता क्या है? शब्द आता है हमारे सामने, वायुदाब प्रवणता। तो देखिए, समदाब रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो हम वायुदाब प्रवणता से इंगित करते हैं। कौन सी जगह है, कितनी ज्यादा प्रवणता है, वो समदाब रेखाएं जितनी पास होगी या जितनी दूर होगी उससे पता लगता है कौन सी जगह कितनी प्रवणता है। मतलब समदाब रेखाओं के जो मध्य की दूरी है, अगर दो समदाब रेखाओं के मध्य की दूरी जितनी ज्यादा है मतलब प्रवणता कम है, ढलान कम है। किसका? वायुदाब का। जबकि अगर पास पास में है, समदाब रेखा एकदम पास पास में है, तो हम कहेंगे कि प्रवणता बहुत ज्यादा है वायुदाब की। समझ गए आप? पास पास में है। पास पास में क्यों है? इसका मतलब उतार चढ़ाव ज्यादा है, कहीं वायुदाब ज्यादा है और कहीं कम है, तभी तो समदाब रेखाएं पास पास में अलग अलग नाप की खींचनी पड़ी हमें। आ गया समझ में? अगर पास पास में है समदाब रेखा, इसका मतलब प्रवणता, प्रवणता मतलब ढलान किसका? वायुदाब का ज्यादा है, तभी तो पास पास में खींचनी पड़ी अलग अलग नाप की। और अगर दूरी है इनके बीच में, इनके बीच में थोड़ी ज्यादा दूरी है, इसका मतलब प्रवणता अधिक नहीं है, प्रवणता कम है।
एक नाप यहाँ ले लिया और दूसरा नाप काफी दूर तक ले लिया किसका, वायुदाब का, तो भी चल रहा है। इसका मतलब वायुदाब प्रवणता यहाँ कम है और इधर जो पास पास में है समदाब रेखाएं वहां प्रवणता ज्यादा है। आगे आइए, धरातल का सामान्य वायुदाब कितना है? अगर हम बात करें सामान्य वायुदाब की तो 940 से 1060 MB के मध्य होता है धरातल का सामान्य वायुदाब। ठीक है, 940 से 160 मिली बार। समुद्र तल की हमने कल बात की थी कल के वीडियो में कि 1013 मिली बार होता है समुद्र तल पर, लेकिन अगर धरातल के औसत मिली बार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 940 से 1060 के बीच का जो होता है वो ही औसत है, उसके बीच में आ जाएगा धरातल का सामान्य वायुदाब। आगे, संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो कितनी वायुदाब पेटियां हैं? 7 है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कई बार कि कितनी पेटियां हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं 5 या 7 या फिर 3। तो कितनी पेटियां हैं वायुदाब की संपूर्ण पृथ्वी पर? 7। ये सबसे पहले याद कर लो आप। याद करने की बात नंबर 1, कितनी पेटियां? 7, जिनको 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कितने भागों में? 2 भागों में, और कौन से हैं वो 2 भाग? क्वेश्चन आता है मैंने जो 2 भाग किए हैं इनके तापीय कारण से निर्मित और गतिक कारण से निर्मित। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है, एक पेटी का नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि क्या तापीय कारण से निर्मित है या ये फिर गतिक कारण से निर्मित है, वहां आपको अलग छांटना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये चीजें। ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट जरूर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, रटोगे नहीं कभी भी। अगर रटोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो आप समझिए, यहाँ रटने की कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगी, धीरे धीरे आपको मैं ट्रिक दे दूंगी। बहुत कम चीजें हैं जिनको आपको रटना है, बाकी समझना है आपको। मैं एक एक शब्द समझाऊंगी, आप ध्यान से मेरे साथ सुनिए और क्लास लीजिए। तापीय कारण से निर्मित कौन कौन सी पेटियां है? तो देखिए, नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। जो विषुवत है 0 डिग्री है, वहां है निम्न दाब क्षेत्र। अब ये क्यों है निम्न दाब क्षेत्र, वो आगे पढ़ लेंगे हम एक एक को। दूसरी है उत्तरी ध्रुवीय दाब क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। यहाँ कौन है? उच्च दाब क्षेत्र। ध्रुव पर क्या है? उच्च दाब क्षेत्र, जबकि 0 डिग्री पर क्या था? निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, और बात अगर हम थर्ड की करें तो वो भी क्या है? ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र ही है। ये कौन सा है? दक्षिण। तो इसमें 3 कौन सी आ गई? 3 पेटियां कौन सी आ गई ताप में? एक तो 0 डिग्री, तो हमें समझ आ गया कि अच्छा 0 डिग्री की बात हो रही है विषुवत की, तो वहां तो ताप है ही, वहां तो सर्वाधिक ताप है ही, तो वो तो पेटी ताप ही होगी। फिर बात आती है कि उत्तर ध्रुव की बात हो रही है, तो वहां भी हमारे समझ आ जाएगा कि हाँ, उत्तर ध्रुव की अगर बात हो रही है तो ध्रुव पर तो टेम्परेचर से संबंधित ही है, वहां का तो बहुत कम टेम्परेचर है। बात अगर दक्षिण ध्रुव की आए तो वही सेम कहानी वहां है। ठीक है, तो याद होने वाली चीजें ही हैं, कोई हार्ड नहीं। आगे देखिए, आगे बात करूं मैं गतिक कारणों की, कि गतिक कारणों से निर्मित जो चट्टान वायुदाब पेटियां हैं वो कौन सी है? तो इधर देखिए आप, इसमें 4 पेटियां हैं, उसमें ताप में 3 थी और गतिक में 4 है। अब देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले तो हम बात करें उत्तरी उपोषण उच्च दाब कटिबंध। ये दोनों साथ में ही देख लो आप, ये गोलार्ध का फर्क है सिर्फ, एक तो उत्तर गोलार्ध की बात हो रही है, दूसरी दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है। तो उत्तर गोलार्ध की बात करें तो आगे देखिए अपने उपोषण उच्च दाब कटिबंध। एक तो है उपोषण उच्च दाब कटिबंध। सबसे पहले तो समझो उपोषण क्या है। उष्ण कौन है? विषुवत रेखा। और ज्यों ज्यों हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे जहां न सर्दी और न गर्मी, उष्ण का उपभाग। ठीक है, किसी भी चीज का हम उप करते हैं ना, उप मतलब उसका थोड़ा हल्का रूप, वो कौन है? उपोषण। यानी विषुवत रेखा जितना उष्ण तो नहीं है, लेकिन शीतोष्ण भी नहीं है। ये कौन है? ये उपोषण है। ठीक है, कुछ कम उष्ण उपोषण। वहां कौन सा दाब बन रहा है? उच्च दाब पेटी, उच्च दाब। वहां भी कौन बन रहा है? उच्च दाब। वो क्यों बन रहा है वो समझा दूंगी मैं आपको, तब आप भूलोगे नहीं कि उपोषण क्यों बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
बात करें तो दक्षिण उपोष्ण उच्च दाब पेटी, सेम है दोनों ध्रुवों में, हो गई दो। थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन है, उत्तरी उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। हमने अभी बात कर ली थी दोनों ध्रुवों की, किसमें, तापीय कारण में। अब ध्रुव के जस्ट बाद में अगर हम ध्रुवों की तरफ से 0 डिग्री की तरफ चलें, ध्रुव से 0 डिग्री की तरफ चलें तो ध्रुव के जस्ट बाद में कौन आता है, उप ध्रुवीय। जैसे कि अभी हमारे पास आया था उप उष्ण उपोष्ण, उसी प्रकार उप ध्रुवीय वहां है निम्न दाब पेटी। वहां दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों तरफ कौन है, निम्न दाब क्षेत्र। ये भी गतिक है, पवनों की गति द्वारा ये पेटियां बनी हुई है, तो इनको नाम दे दिया गतिक कारण से निर्मित, और उधर नाम दे दिया तापीय कारण से निर्मित, क्योंकि वो ताप जनित है। 0 डिग्री पर ताप, उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर ताप, जबकि यहां हवाओं की गति हो रही है, वायुमंडल में गतियां हो रही है हवाओं की, तो यहां नाम दे दिया गतिक कारण। ये चारों जो बीच की पेटियां हैं 0 डिग्री और ध्रुवों के बीच की जो चारों पेटियां हैं वो कौन है, गति कारणों से निर्मित। आगे बढ़ो। अब बात करें हम विषुवतीय निम्न दाब, अब एक एक पेटी पढ़ेंगे हम, अब ध्यान से देखिएगा। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र क्या है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, तो हम विषुवत से ये तो अर्थ लगा देते हैं कि अच्छा ये 0 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 से 10 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो किस पेटी में आता है, विषुवतीय में। अब निम्न दाब क्षेत्र क्यों हुआ ये भी देखिए। तापमान की अधिकता के कारण, क्या, तापमान की अधिकता के कारण यहाँ हवाएं गर्म और हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री बहुत तापमान ज्यादा रखती है, सूर्य सीधा चमकता है हमेशा, तो वहां तापमान ज्यादा है, तो वहां जो हवाएं होगी वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो स्वभावतः वह हल्की होकर ऊपर उठेगी। अब ऊपर जो उठ गई तो वहां कौन सा क्षेत्र बचा, वायुदाब ज्यादा बचा क्या, यहाँ हवा तो गर्म होकर ऊपर उठ गई तो खाली हो गया, वहां से तो न्यून हो गया, क्या, निम्न दाब क्षेत्र बन गया। समझ में आ गया, तापमान की वजह से हवा हल्की हुई और ऊपर उठ गई, कहां, आकाश में, तो क्या हुआ, तो वहां हो गया निम्न दाब क्षेत्र। समझ में आ गया। निर्माण का कारण क्या है, तापीय। क्यों उठी हवाएं, तापमान से गर्म होकर ही तो उठी ना, तो निर्माण का कारण क्या है, तापीय। अब विशेषता देख लो इसकी, विशेषता की हम बात करें तो अत्यधिक निम्न दाब, अत्यधिक की बात हो रही है यहाँ, अत्यधिक निम्न तो दाब है, यहाँ हवा है ही नहीं, हवा जो ही वहां होती है उपस्थिति हवा की और गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, तो निम्न दाब अत्यधिक। और शांत वायुमंडल ये दशाएं हैं यहाँ वायुमंडल में कोई हलचल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम, शांत पेटी भी कहते हैं, शांत पेटी भी कहते हैं। देखिए आगे एक शब्द आता है हमारे सामने बार बार, डोलड्रम। डोलड्रम, अब इसकी डेफिनेशन भी समझिए आप कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य की अगर हम बात करें, कहाँ, कौन से अक्षांश हैं, 0 डिग्री से दोनों तरफ 5-5 डिग्री, उत्तर में जाओ या दक्षिण में, दोनों तरफ 5-5 डिग्री की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र है, सबसे ज्यादा निम्न दाब क्षेत्र है दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों पर। तो उसके कारण वहां जो वायु की दशाएं हैं बहुत शांत है, बिल्कुल शांत है, इसलिए उस पेटी को हम शांत पेटी कहते हैं और उसी को हम कहते हैं डोलड्रम। समझ में आया। आगे बढ़िए। दूसरी पेटी है उपोषण उच्च दाब पेटी। कौन सी है, उपोषण उच्च दाब पेटी। क्रम से बढ़ रहे हैं हम, 0 डिग्री से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। विषुवत रेखा पेटी, निम्न दाब पेटी पढ़ ली। दूसरा नंबर है उपोषण उच्च दाब पेटी का, इसका विस्तार है 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। समझ में आ गया आपके। फिर मैं आपको मैप से भी समझा दूंगी, एक बार आप इनको, इनकी डेफिनेशन और सब ये गुण हैं क्या, इनका कैसे निर्माण होता है, ये सब देख लीजिए और कहाँ इसकी लोकेशन है। तो इसका विस्तार है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। उपोषण उच्च दाब पेटी की बात आ रही है, अब की बार निम्न नहीं है, बीच में निम्न आ गई, दोनों ओर उच्च है। अब
निर्माण कैसे हुआ? निर्माण हुआ विषुवतीय क्षेत्र से जो उठने वाली हवाएं थी ना, विषुवतीय क्षेत्र से अभी अभी मैं बता रही थी कि वहां हवा आते ही गर्म होती है और गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, तो वो क्या ऊपर जाकर फिर जाती कहाँ है आखिर? तो वो बैठती है उपोषण पेटी में। वापस कहाँ बैठती है? वह उपोषण पेटी में बैठती है। तो तय है कि जहां हवा अवतलित होगी, जहां नीचे बैठेगी, वहां तो दाब जो है वो उच्च ही होगा। समझ में आ गया? जो 0 डिग्री वाली, जो विषुवत रेखा पेटी वाली जो हवाएं थी, वो ऊपर उठकर घूमकर वापस जहां बैठी, वो वाला क्षेत्र है 23.5 से 35 डिग्री अक्षांशों वाला, और फिर वो पेटी बन गई उच्च दाब पेटी। निर्माण विषुवतीय क्षेत्र से उठने वाली हवाओं से। निर्माण का कारण पवनों की गति। ठीक है, अभी हमने बात की है ना, वो पवनें वहां आकर बैठ गई, तो कारण क्या हो गया इसका? गतिक। तो ये गतिजन्य पेटी है। बात इसी में आता है अश्व अक्षांश। एक अश्व अक्षांश नाम का भी एक शब्द आता है, इसका भी अर्थ जान लो आप यहीं, कि प्राचीन काल में जो पालदार नावें थी, पालदार नावें जिसके द्वारा घोड़ों को इधर उधर ले जाया जाता था, तो जिस समय इस पेटी को पार करना पड़ता था जिस नाव को, तो वो क्या है कि पहले तो बहुत सारे घोड़े नाव में बिठा लेते थे, लाद लेते थे, लेकिन जब ये वाली पेटी पार करने लगते थे, तो वहां क्या है कि वायुमंडलीय दशाएं ऐसी हो जाती थी कि उनको, उनकी नाव चलना बंद कर देती थी, और जब उनको डूबने की कंडीशन आती थी तो वो अपनी नाव में से कुछ घोड़े निकाल के समुद्र में फेंक देते थे। इस एरिया में, कौन से एरिया में? 23.5 से 35 के बीच में। तो वहां अपने घोड़े, कुछ घोड़े निकाल के फेंक देते थे, जिससे नाव हल्की हो जाती और आगे बढ़ जाती। तभी से इस पेटी का नाम पड़ा है अश्व अक्षांश पेटी। समझ में आया इसका अश्व नाम क्यों दिया है? घोड़ा पेटी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां घोड़ों को फेंका जाता था। अब आपका मन कर रहा होगा कि वहां हम कैसे पहुंचे और उस समुद्र में छानबीन करें, देखें कितने घोड़ों की अस्थियां पड़ी है। ये क्वेश्चन मुझे भी परेशान करता है, तो आप भी देखें, अगर कहीं मौका मिले तो कोशिश करना, क्या ये बात सत्य है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विशेषता पर। तो विशेषता क्या है इस पेटी की? वर्ष भर उच्च वायुदाब। उच्च तो वायुदाब है यहाँ का, तापमान भी उच्च है, और मेघ रहित आकाश यहाँ रहता है। वर्ष भर उच्च वायुदाब, उच्च तापमान और मेघ रहित आकाश है किस पेटी का? उपोषण उच्च दाब पेटी का। आ गई दोनों तरफ उपोषण उच्च दाब पेटी। कितनी हो गई? 3 हो गई। विषुवत रेखा थी एक, उसके दोनों तरफ की 2 और पढ़ ली हमने, 3 पेटियां पढ़ ली। अब तीसरा नंबर आता है उपध्रुवीय का। उपोषण के बाद पढ़ेंगे उपध्रुवीय पेटी, जिसका विस्तार है 45 से 65 डिग्री, 45 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में। ये भी क्या है? निम्न दाब है। देखिए क्रम से 0 डिग्री पर कौन था? निम्न दाब। फिर उपोषण पर कौन आया? उच्च दाब। और अब फिर निम्न दाब आ गया है। 45 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। पवनों की गति द्वारा ही ये भी बनी हुई है, यानी गतिक जन्य है। कौन? उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र पेटी। ये भी पवनों की गति से बनी हुई है। कैसे? घटना क्या घटती है इसमें, ये पढ़िए आप, कि ध्रुवीय क्षेत्रीय पवन, एक तरफ से तो कौन? ध्रुवों से आने वाली पवनें, और दूसरी जो उपोषण एरिया था वहां से जो पवनें बैठ रही थी, अवतलित हो रही थी, तो वो मतलब जो क्षैतिज आधार पर दोनों पवनें किधर जाएगी? उप ध्रुव की तरफ बढ़ेगी। कौन कौन सी? एक तो ध्रुव की तरफ से आएगी, ध्रुव की तरफ से आएगी, और उपोषण वाली जो अवतलित हो रही थी वो बैठ के जब इकट्ठी हो जाएगी, वायुदाब ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी किधर चल पड़ेगी? उप ध्रुव की तरफ। तो ये दोनों ध्रुव और उपोषण कटिबंध से आने वाली जो पवनें हैं, ये जब टकराएगी, ये जब आपस में टकराएगी तो टकरा कर क्या ऊपर उठ जाएगी, और वहां भी फिर निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। ऊपर उठ जाएगी तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दाब जैसे कि विषुवत रेखा पर बना था। तो उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र समझ गए। अब बात आती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो
तो हमने देख लिया विषुवत रेखा पेटी, फिर दोनों तरफ उपोषण और फिर दोनों तरफ उपध्रुवीय। कितनी हो गई हमारी? 5 पेटियां हो गई। अब हम ध्रुवीय उच्च दाब पेटी पढ़ते हैं। ये भी दोनों गोलार्धों में है, ये भी दोनों गोलार्धों में है, तो ये हो जाएगी 7। 5 और 2 7। अब देखिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी के क्या लक्षण है। इसका विस्तार है 75 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 75 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। निर्माण हुआ है तापमान जनित। तापमान जनित कैसे हुआ वो मैंने पहले भी समझाया आपको कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम है, इसलिए तापमान के अत्यधिक कम होने से हम इसे कहेंगे तापमान जनित। क्योंकि घटना कौन सी घट रही है? यहाँ हवाएं ठंडी होकर, आर्द्रता युक्त होकर, भारी होकर नीचे बैठती है। क्या होता है? हवाएं ठंडी होती है, आर्द्रता युक्त होती है और भारी हो जाती है और नीचे बैठती है। नीचे बैठेगी तो कौन सा वायुदाब बनेगा? उच्च वाला, उच्च वायु वाला। तो ध्रुव पर कौन सी पेटी है? उच्च दाब पेटी। अब देखिए एक बार निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च, ऐसे इस प्रकार ये क्रम से पेटियां हैं अपनी कुल 7। समझ में आ गई? इस प्रकार कुल 7 कटिबंध हैं। 7 कटिबंध हैं। 7 कटिबंध कहो या फिर पेटी कहो, जिनमें से 3 तो तापीय हैं जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली। दोनों ध्रुव वाली और विषुवत रेखा वाली तीनों तापीय हैं। और बाकी जो 4 बची है बीच वाली, वो कौन है? वो गतिक हैं, क्योंकि उसमें वायु की गति के द्वारा ये पेटियां बनी है, कहीं निम्न तो कहीं उच्च वायुदाब जनित। ठीक है, जो कि उच्च और निम्न दाब क्षेत्र के रूप में एक श्रृंखला के रूप में है, क्रमबद्ध। देख लिया आपने, श्रृंखला के रूप में निम्न, उच्च, निम्न और उच्च। अगर हम 0 डिग्री से बात करें, ये देखिए, ये लाई हूं मैं आपके लिए एक मैप, जिसको थोड़ा मिनिमाइज करती हूं। ये देखिए आप, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 90 से 75, 75 से 90 डिग्री जो अक्षांश पर है उच्च दाब क्षेत्र वाली ध्रुवीय पेटी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अधो ध्रुवीय या उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, जो कि 45 से 65 डिग्री के बीच में। फिर हम इससे आगे बढ़े तो 23 से 35 के बीच में जो है वो कौन सी है? उपोष्ण कटिबंध दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंध जिसका उच्च दाब है, जो हॉर्स पेटी है, अभी हमने पढ़ा है एक कहानी के माध्यम से, हो गई। फोर्थ जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, वहां निम्न क्यों हुआ ये भी देख लिया हमने। और उसके आगे वही क्रम 23.5 से 35 उपोष्ण, फिर 45 से 65 उपध्रुवीय या अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, और फिर जो ध्रुव पर फिर से उच्च दाब क्षेत्र ध्रुवीय। तो देखिए उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च, निम्न, फिर ये उच्च, फिर निम्न, और इस प्रकार से ये उच्च और ये निम्न और ये निम्न आ गया और ये उच्च आ गया, क्रम से है। तो आप तो बस इतना ही याद रख लो कि दोनों ध्रुवों पर उच्च है और बीच में निम्न है, और फिर क्रम से करते जाओ, बीच में 2-2 पेटियां हैं। ठीक है, तो ये 7वां पेटी समझ आ गई होगी आपको। देखिए मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसको काफी इजी बनाने की कोशिश की है। और फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और पूछिए। धन्यवाद बच्चों।